हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज फिर बंगाल में पोलिंग थी और आज फिर बंगाल से वोटर्स को डराने धमकाने की खबरें आई। आज फिर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से गुंडागर्दी देखी, लोगों के चेहरे पर खौफ देखा। आज फिर तृणमूल के वर्कर्स ने कई जगह बीजेपी के सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका। आज फिर वोटिंग से पहले पोलिंग एजेंट्स को धमकाया गया। आज फिर हमारे रिपोर्टर्स ने देखा कैसे एक बीजेपी सपोर्टर्स के पैर तोड़ दिए गए। एक महिला पिटाई से नहीं डरी तो उसकी हत्या कर दी गई। आज एक बार फिर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि बंगाल में लोग बूथ पर जाने से डर रहे थे और सेंट्रल फोर्सेस का इंतजार कर रहे थे। आज एक बार फिर हमारे रिपोर्टर से लोगों ने कहा, परिवर्तन के लिए वोट तो डाल दिया, लेकिन अब डर लगता है दीदी फिर से आ गई तो ये लोग बहुत मारेंगे। आज मैं आपको इस डर की, इस खौफ की, इस गुंडागर्दी की जीती जागती तस्वीरें दिखाऊंगा। आज बंगाल में तीसरे फेज की पोलिंग में क्या हुआ, इसका आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा। ऊपर से देखने में लगता भी ऐसा है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने जब रिस्क लेकर छोटे छोटे गांवों में जाकर देखा तो हकीकत सामने आई। ये वो इलाके हैं जहां अंदर तक जाना बहुत खतरनाक होता है, जान का खतरा होता है, लेकिन इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स गांव गांव घूमे। आज मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जो इन रिपोर्टर्स ने, जो इन कैमरा पर्सन से भेजी हैं, और इनसे बात भी करेंगे। ये तस्वीरें, हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स बहुत कुछ कहती हैं। शुरू करते हैं साउथ 24 परगना से। पवन नारा और कैमरा पर्सन जहान शर्मा साउथ 24 परगना जिले की कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट पर पोलिंग को कवर कर रहे थे। शहरों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, चुस्त थी। सेंट्रल फोर्सेस की भरपूर तैनाती थी। गड़बड़ी की संभावना कम थी, इसलिए पवन नारा ने गांव की तरफ रुख किया और कुछ दूरी पर आशंका सच साबित होती दिखाई दी। पवन नारा और जहान शर्मा जब परनी खेको गांव से गुजर रहे थे तो देखा कि सड़क के किनारे 100 सवालों की भीड़ थी। इंडिया टीवी की टीम लोगों की भीड़ देखकर रुक गई। तो अब आपको लग रहा है पैरामिलिट्री फोर्स आई है? इंडिया टीवी की गाड़ी को देखकर गांव के लोग पास आए और उन्होंने पवन को बताया कि वो लोग वोट डालना चाहते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बूथ नंबर 194 और 195 के वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। अच्छा, वोट लोगों ने बताया कि ममता की पार्टी के लोगों ने कल रात बीजेपी के पोलिंग एजेंट को मार मारकर अधमरा कर दिया। कैनिंग असेंबली सीट पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, लेकिन जिस गांव में लोगों से मारपीट की गई उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। दिखाओ एक बार। पवन नारा से गांव के लोगों ने क्या कहा, यह आपको सुनवाता हूं। ज्यादातर लोग बंगला में बोल रहे हैं, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं ये आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इस वक्त हम कैनिंग पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ बहुत से लोग सड़क पर आए हैं और इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। मारा है उन्होंने। हाँ, हाँ। कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे? बहुत लोग है बाबा। झामला बच्चे सब वोट चोट दीजिए जाए ना बाबा। ना ना कौन नहीं देने दे रहा है? वही मौरान वोट दे दीजिए ना। आदमी को कल इतना पिटाया, पूरा 2 टांग तोड़ दिया। वो आदमी यहाँ रख दिया, उसका घर में नहीं जा रहा। वोट हो रहा है, वहीं पर है, नहीं आ रहा है। ये तो बाहर में कर रहे हैं ना, बाहर बैठे हैं, बाहर में ही झमेला पका रहा है। यहाँ पर स्थिति ये है
कि दोनों पांव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया है। कब हुआ ये? रात 12 बजे। रात 12 बजे। तो क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? नाम बोल रहे हैं? टीएमसी का आदमी है। क्या बोला? क्या बोला कि बुद्धजन नहीं रहने के लिए। क्या नाम है आपका? आशा क्योट है। आपके बेटे को मारा है, क्या हुआ था? वो बीजेपी करा था, वही बदे एजेंट बना है वैसे। अच्छा, एजेंट बना था हाँ, तो इसीलिए उसको मारा। वही से मारा है। कितने बजे की घटना? रात 12 बजे के। ऐसा मारना तो उचित नहीं न है। क्या हुआ था? घर में ढूक के रात को 12 बजे ढूक के मारा। बंदूक के साथ, बंदूक से मारा है कि मैंने पैर, दोनों पैर एकदम चलने। देखा तो आप लोग? ये मेरा भाभी है, वो मेरा भतीजा है। जिसको चोट लगा है? जिसको चोट लगा वो मेरा भतीजा है, मेरा भाभी है। तो अब आपको लग रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्स आई है तो वोट दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे। सर, आप कौन सी पार्टी के कैंडिडेट हैं? संयुक्त मोर्चा। अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। सर, यहाँ ऐसा माहौल है, क्या बताया आपने? लोगों ने क्या बताया आपको? अभी क्या लोग रिपोर्ट? तो बड़ा है, जो तृणमूल का जो आदमी है तो उसको मार दिया तो सुना है। पुलिस नहीं आ रहा है? नहीं आया पुलिस। देखिए ना आप लोग, आप खड़ा था है, बोलिए ना कोई पुलिस आया है? आप देखिए ना कोई पुलिस आया है? कोई पुलिस में नहीं है। उठल दिया है, वो टीएमसी का आदमी है सर, उसका नाम। तो ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। लगभग 150 से 200 लोग यहाँ सड़क पर खड़े हैं और वो डर कर यहाँ आ गए हैं। क्योंकि गांव का इलाका था, पुलिस फोर्स नहीं थी, लोग डरे हुए थे, इसलिए पवन ने हालात के बारे में क्विक रिस्पांस टीम को इन्फॉर्म किया और थोड़ी देर बाद एसएसबी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गांव में पहुंच गए। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को देखकर तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां से भाग गए। फोर्स के पहुंचने के बाद वोटिंग शुरू हो सकी। इस वक्त हम परनी खेको गांव में हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और आपको इनको देखकर भागते हुए लोग दिखाई देंगे। ये वही बदमाश थे, जहां हमारा कैमरा है वहां ये इकट्ठा थे और इस रास्ते से लोगों को नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आई हैं तो वो खेतों में दौड़ते हुए नजर आए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको यहाँ से दौड़ाया है। यहाँ के लोगों में भी बहुत शंका और शक है कि फिलहाल वोटिंग तो कर देंगे, लेकिन वोटिंग के बाद क्या होगा, ये बंगाल की जमीनी हकीकत है। हमारे आने के बाद कैमरामैन अगर लेफ्ट पैन कर पाए तो इस रास्ते पर जहां सन्नाटा था, अब यहाँ आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे जो यहाँ हिम्मत करके अब सड़क पर आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वोट कर पाएंगे, भले ही किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोकतंत्र में सभी को वोट करने का अधिकार है और सभी को वो मौका मिले कि बिना किसी भय और भेदभाव के वो वोट कर पाएं। और फिलहाल यहाँ लगभग 1 बजे का वक्त है और 1 बजे तक ये इतने लोग जो आपके अगल बगल कैमरे में देखे होंगे वो वोट नहीं कर पाए थे और यहाँ हमें दुविधा बताने आए। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद कम से कम ये रास्ता खुल पाया और बदमाश खेतों के रास्ते भागते हुए नजर आए। कैनिंग असेंबली सीट पर इस तरह की घटना हुई, लेकिन ये अकेली घटना नहीं थी। ऐसी घटनाएं कई जगह देखने को मिली। जब परनी खेको गांव में वोटिंग शुरू हो गई तो इंडिया टीवी की टीम आगे बढ़ी और जब पवन नारा और जहान शर्मा गौरखाली गांव पहुंचे तो वहां भी वही हाल था। लोगों का कहना था कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोग उन्हें वोट डालने से रोक रहे हैं। कई गुंडे पोलिंग स्टेशन के रास्ते में बैठे हैं, धमकी दे रहे हैं अगर बूथ तक गए तो बाद में जो होगा उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इन गुंडों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की। हालांकि लोग की बात सुनने के बाद पवन नारा ने एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से संपर्क किया। सेंट्रल फोर्सेस के जवान पहुंचे और लोगों को अपनी सुरक्षा में वोट डलवाने के लिए पोलिंग बूथ तक ले गए। इस वक्त हम गोरखाली गांव में मौजूद हैं। यहाँ वोटिंग को लेकर विवाद हुआ है। विवाद ये है कि बहुत से लोग वोट नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक शख्स ऐसे हैं जिनको वोट डालने के बाद पिटाई की गई है। क्या नाम है आपका और आपको क्यों लग रहा है आपके साथ पिटाई की गई? सर किस लिए मारा है वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग हम उधर ही गाँव है, मेरे को उधर ही गाँव है, लेकिन वो जा रहा था मैं वो लोग जाके मेरे को 25-30 आदमी मेरे को मारा है। 25-30 आदमी मारा है? तो वो कहाँ है? इधर ही है सभी लाइन में लगे हैं? हाँ, सभी लाइन में खड़ा हुआ। तो कौन है सर? ये आदमी सभी है। बूथ से बहुत लोग वापस फिर गया। ये मेरे को नहीं मारा है, बहुत फिर गया। क्यों चला गया? डर से? हाँ, वो लोग सब डर लेकर आया है
बांस लेकर आ रहे, कटहरी लाकर आ रहे, बोल रहा है वोटिंग तक, वोट के लिए वोट नहीं आने दे रहे। पे बहुत सा लोग फिर गया है, लेकिन उधर हम लोग रुके हैं। और सब लोग बता रहे हैं जो लोग वोट दे गए, तो बाकी लोग जो है जाइए और मार खा के वापस आ जाइए। अच्छा, तो मार खाने की बता रहे हैं, डराने के लिए। तो आप जो वोटिंग लाइन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सीआरपी की मौजूदगी में आए हैं। पीछे आप देखेंगे वहां सीआरपी के जवान हैं जो अभी 150 वोटर्स को यहां एस्कोर्ट करके लाए हैं। ये वो लोग हैं जो अभी तक वोट नहीं डाल पा रहे थे, जिनमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। यहाँ कुछ रिलीजन का कॉम्बिनेशन भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ মাইনরিটি ভোটস ডোমিনেট করती हैं। এবারে ভোটে আসছিল বলো যে ওখানে তোমাদের ভোট হয়ে গেছে, এবার দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে থাকলে এবার বলে চেলা কাটে তোদের মারবো বলে আমাদের সব 15, 20, 25 জন 30 জন চলে গেছি। আবার वापस चले गए थे, মেয়ে ছেলে সবাই, বুড়ো ধুলো সবাই। अब किसके साथ आए? फोर्स के साथ आया। हाँ। तो माता है जो सच बता रही है, कह रहे 35 लोग हम वापस चले गए थे, हमें धमकाया गया, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में आए हैं। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से पवन नारा, अमित पालित और मनीष भट्टाचार्य, हमारे 3 रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। पवन, मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूं। आपकी रिपोर्ट मैंने देखी, उस व्यक्ति की टूटी हुई टांगें, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, खून टपक रहा था, और उसका कसूर यह था कि वो एक पोलिंग एजेंट बना था। बहुत ही डराने वाली, बहुत ही दुख की बात है। रजत जी, उस इलाके में जाकर हमारे लिए भी ये भरोसा करना मुश्किल था कि ये 21वीं सदी का चुनाव है। हम पिछले 10 साल से लगभग हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव कवर करते आए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमारा पहला अनुभव है और हम इस बात को लेकर बेहद आश्चर्यचकित थे कि खौफ का इतना माहौल है। हम हर पोलिंग स्टेशन के आसपास लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी खतरनाक थी कि कोई भी बोलना नहीं चाह रहा था, ना पक्ष में ना विपक्ष में। इन लोगों ने हमें घेर कर रोका, तो शुरुआत में हमें शंका ये थी कि एक बार फिर भीड़ ने हमें घेर लिया है, लेकिन जब इनकी बात सुनी तो थोड़ी हिम्मत हमारी बढ़ी और हम हिम्मत करके गए। लेकिन सच बात यह है कि इस इलाके में खौफ है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज पैरामिलिट्री फोर्सेस और मीडिया के कैमरे के सामने इन्होंने वोट तो डाल दिए, लेकिन देर रात को क्या होगा जब पैरामिलिट्री फोर्सेस चली जाएंगी, तो ये बताने के लिए काफी है कि इस इलाके में खौफ है। और दक्षिण 24 परगना का जो पूरा इलाका है, इस बेल्ट में हमने इस खौफ को साक्षात तौर पर देखा। पहले 2 फेज में इतना खौफ हमें ग्राउंड पे नहीं दिखाई दिया था जितना आज हमने महसूस किया। और जब हम घूम रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद हमारे ऊपर भी थोड़ा थ्रेट है, दबाव है। तो सोचिए एक आम मतदाता की स्थिति ऐसे ग्रामीण इलाके में जहां नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी 10, 15, 20 किलोमीटर दूर है, उनकी क्या स्थिति होगी। पवन, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, और मुझे तो लगता है कि आपको भी डर लगा होगा ऐसी जगह पर, ऐसे इलाके में। आप भाषा से अनजान हैं, जगहों से अनजान हैं, और जो गुंडे थे वह दिखाई दे ही रहे थे। जी रजत जी, जब पहली बार इन्होंने गाड़ी रोकी और हमने शुरुआत में, क्योंकि हमारा एक अनुभव बुरा रहा था, तो हमने गाड़ी के अंदर बैठ के ही रिकॉर्डिंग शुरू की। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए पोलिंग बूथ पे। तो हमारे पास तो फोर्स भी नहीं है, सिर्फ कैमरा है। तो मैंने अपने कैमरामैन से पूछा, चलें भाई, हिम्मत है? तो जहान ने कहा चलते हैं। फिर वो 500 मीटर का जो पगडंडी वाला सफर है वो थोड़ा तनाव वाला था, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे 250 लोग पीछे छूट गए थे, वो साथ नहीं आ रहे थे। हमें लगा कि कहीं ट्रैप तो नहीं है, हम फंस तो नहीं जाएंगे। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका मैंडेट साफ है कि आपको पोलिंग बूथ को क्लियर रखना है। तो आम जनता जब उनको जाके कहती है कि वहां कोई गुंडा रोक रहा है, तो उनके पास वो मैंडेट नहीं है। चूंकि हम गए थे और हमने कहा कि वहां लोगों को रोक रहे हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस को लेकर वो आगे बढ़े। आम लोगों के अनुरोध पर वो इस तरह से अपना पोलिंग बूथ छोड़कर नहीं जाते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। पोलिंग बूथ शांत नजर आता है, लेकिन उसके आसपास की गलियों में इस तरह के बदमाश बैठ जाते हैं जो वोटरों को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने देते। यही सच्चाई हमें आज समझ आ रही है। ये पवन, मैं आपकी और जहां की तारीफ करूंगा, आप दोनों ने हिम्मत की और उसकी वजह से हम ये असलियत देख पाए और करोड़ों लोगों को दिखा पाए।
और उम्मीद है कि जब आगे चुनाव होगा तो शायद इन चीजों पर भी रोक लगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से बात करूंगा। ये तो पवन नारा ने अपनी बात बताई। एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आज हुगली में जो हंगामा हुआ, हुगली के बदनगंज इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी का नारा है मां, माटी और मानुष। लेकिन आज इल्जाम क्या लगा कि हुगली में तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने एक मां की हत्या कर दी। माटी और मानुष तो बाद में आएगा। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य और कैमरा पर्सन सुजीत दास वो इस गांव में पहुंचे, लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि मां का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका बेटा पीरू बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे बेटे को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे। बेटा नहीं मिला तो मां पर हमला कर दिया और मां की मौत हो गई। আমার মাকে পার্টির লোকে মেরে দিয়েছে। আমার মাকে তৃণমূলেরা মেরে দিয়েছে। পুলিশ ছিল, পুলিশরা পর্যন্ত মেরেছে। পুলিশরা দেখেছে, আমার মাকে ডাক্তারি করাতে দেয়নি। আমার মাকে তারাই মেরেছে। আমরা এর বিচার চাই। এর কি বিচার হবে বলো? তৃণমূলের লোকেরা মেরেছে, মেরে দিয়ে এরকম পালি। पूरे सब जने हाथ में आर्म्स लेके आए थे। 40-50 जन थे। वो टाइम पे ज्यादातर आदमी लोग नहीं था घर पे, लेडीज लोग ही था। घर पे अंदर घुसे, लड़की को छेड़छाड़ करे, फिर उसके बाद वहाँ पे खींच के लेके आए रोड तक। आने के बाद उसको हाथों पैर लात घुसी से मार दिया। ये तो मारा क्यों, वजह क्या है? वजह बोलो तो उनका बेटा एक बीजेपी का समर्थक है। बस उन्होंने बीजेपी कर रहा है बोल के उसको मम्मी को ऐसा डांट। कितने लोग आए थे, क्या आप पहचानते हैं उनको? यहाँ का जितने जने सब जने बोल रहे सो नाम तो बोल रहे हैं इन लोग का, लेकिन उसको लिस्ट भी दिए से है ऑलरेडी थाना को। 3 लोगों का पता करेंगे तो शायद आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि मास्क हथियार वगैरह लेके आए थे वो लोग। तो अभी भी पड़ा है ना सब इसमें, यहाँ पे अभी भी पड़ा है। उन लोगों के पास आर्म्स बहुत थे, लेके पूरा दूसरी गांव में भी ऐसा करके आया उन लोग। यहाँ पर लगभग कार्यकर्ता हैं बीजेपी के इस इलाके में पूरे के सभी बीजेपी है। तो इसको ही क्यों मारा, टारगेट क्यों किया? टारगेट क्यों, वो तो सक्रिय कर्मी था इन्होंने। अच्छा, हर एक मीटिंग में इनको फ्रेश ज्यादा दिखाई दिया उन लोगों को, इसलिए इनको मार दिया। खुशीगंज में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या की गई है। खुशीगंज में ही हम इस वक्त मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है तृणमूल कार्यकर्ता रात को आए थे और उसके बाद यहां पर पीरू मंडल को ढूंढा जा रहा था। पीरू अदब को ढूंढते वक्त यहां पर उनकी मां की पीट कर हत्या कर दी गई। रात को तमाम लोग यहां पर आए, हाथ में बंदूक लेकर, डंडे लेकर आए, टीएमसी का झंडा लेकर आए, बैनर लेकर आए, और जब पीरू अदब नहीं मिला तो उसकी मां की हत्या कर दी गई। पीरू अदब इस इलाके का बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता है, तमाम लोगों को जुटाता है। और जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये हिंदू बाहुल इलाका कहा जाता है, इसके पीछे मुस्लिम बाहुल इलाका है। लोगों का कहना है कि वहीं से ये लोग आए थे। रात से ही प्लानिंग की गई थी कि पीरू अदब को ढूंढा जाएगा, और पीरू अदब के ना मिलने की वजह से उसकी मां की हत्या की गई। सामने वो जो आप देख रहे हैं टीएमसी का पोस्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है, टीएमसी का पोस्टर वो लोग लेकर आए थे। हाथ में बंदूकें थी और बड़े बड़े जो ग्लव्स पहन के आए थे, बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आए थे। जो लोगों का कहना है सबसे पहले यहाँ पर लोगों से पूछताछ की गई, और जैसे ही उसके घर में पीरू अदब के गए वैसे ही पीरू अदब के ना मिलने की वजह से उनकी बुजुर्ग मां की पीट कर हत्या कर दी गई। इलाके में फिलहाल बहुत ज्यादा रोष है और लोगों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस की मिलीभगत है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये घटना हुई है। और पीरू अदब बीजेपी का कार्यकर्ता था, लोगों को बीजेपी से जोड़ने के आह्वान कर रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। मनीष भट्टाचार्य जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है, और मनीष एक साथ हमारे साथ में है। मनीष, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, एक मां की इसलिए पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसका बेटा बीजेपी का एक्टिव सपोर्टर था, और जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे वो कह रहा था क्योंकि उसका चेहरा जाना पहचाना था। आप तो बंगला समझते हैं, तो जब लोगों से बात की तो क्या कह रहे थे, क्या लगता है उन्हें, क्यों किसी व्यक्ति की मां को मार देंगे सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिकल वर्कर है? रजत जी, जिस इलाके में मैं आज घूमा हूँ
यहाँ शायद मैंने कभी इन लोगों के चेहरे पर इतना खौफ कभी नहीं देखा। तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। बंगाली में हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ हमें ये बताई कि हम यहाँ से घर से नहीं निकल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम निकल रहे हैं लॉबिंग करके लोग आ जा रहे हैं। हिंसा हमेशा हो रही है, लेकिन इस बार की हिंसा में मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अभी अगर चुनाव मतदान शुरू हो रहा है, अभी इस वक्त अगर टीएमसी के नेता इतना ज़्यादा अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। इस वजह से कोई बातचीत बहुत ज़्यादा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस इलाके में, जिस इलाके में मौजूद था, वो हिंदू बाहुल्य इलाका था। जो पीरू अदब था वो बीजेपी का एक सक्रिय सदस्य था, जैसा कि उसके लोगों का कहना है। और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो रात से ही इस इलाके में रेकी कर रहे थे, हाथों में बंदूक और डंडे लेकर आए थे लोग कह रहे हैं, और इस पीरू अदब को रात से ढूंढ रहे थे। जैसे ही रात में पीरू अदब के घर ये लोग घुसे, पीरू अदब नहीं मिला। वहां पे जो लोग मिले उनसे बदसलूकी की गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। जब उसकी मां इसका विरोध करने लगी कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि आप इस तरीके से हंगामा यहाँ पर कर रहे हैं, तो पहले उनकी मां से बदसलूकी की गई। उसके बाद डंडे और बंदूक की बट से वहां पर पीटा गया है और मौके पर ही उनकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद लोग बहुत ज्यादा डरे हैं, बहुत ज्यादा सहमे हैं। कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। हम जब बंगाली में बातचीत करने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी बात बताइए, तो उन्होंने कहा कि आप जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, हमें कौन देखेगा। इसलिए हम बहुत कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि एक टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो गुंडे हैं, उनका अत्याचार बहुत ज्यादा है और आज हम सिर्फ आज नहीं बल्कि कई महीनों से इस अत्याचार को झेलते हुए आ रहे हैं। और ये आपकी रिपोर्ट्स दिखाती है मनीष इस बात को। आप बने रहिए मेरे साथ में। आपकी जो दूसरी रिपोर्ट है वो मैं एक बार दर्शकों के साथ शेयर कर लूं और फिर आपसे बात करूंगा। मनीष भट्टाचार्य बंगला समझते हैं, लोगों के दर्द को समझ पाए, बेहतर तरीके से बयान कर पाए। हुगली के आराम बाग में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थक आपस में कैसे भिड़े ये उन्होंने दिखाया। दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल गए और हैरानी की बात यह कि हंगामा, मारपीट तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार सुजाता मंडल खान की मौजूदगी में हुआ। आराम बाग के बूथ नंबर 45 में झड़प हुई। हंगामे की खबर सुनकर मनीष वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुजाता मंडल गांव में बीजेपी सपोर्टर्स को दौड़ा रही है। दोनों पार्टियों के लोग लाठी डंडों के साथ आमने सामने आ गए। कई लोग इस घटना में घायल हुए, कई लोग के कच्चे घर टूट गए। गांव वालों का इल्जाम है कि क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए सुजाता मंडल ने अपने सपोर्टर के साथ मिलकर लोगों पर हमला कर दिया। সুজাতা মন্ডল বাড়িতে ঢুকে এখানকার বেটা ছেলেদের হাত ভেঙেছে বিজেপি। आरामबाग के अरांडी इलाका में टीएमसी कैंडिडेट सुजाता मंडल जैसे ही पहुंची, यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय कैंडिडेट हैं टीएमसी की तरफ से। देखिए यहाँ पर एक घर है जहाँ पर महिला है। यहाँ पर जब सुजाता मंडल आई तो यहाँ पथराव शुरू हुआ, जिसके बाद ये घायल हो गई हैं। क्या हुआ था, कैसे चोट लगी आपको? ওই ফিকে দিয়েছে আমার ওইখানে সুজাতারই লোক ওইখান করে সঙ্গে করে এসেছিল। ওই ভোট দিতে যাচ্ছিল, সে সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসেছিল সুজাতাকে। নিয়ে যেতে যেই আর ওইখানে তো লেগে গেল মারপিট সব। ওই খেলা হবে করে গেল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখছি না আমার কোদাল নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার কোদাল রাখো আমি বলে যাচ্ছি। আর যে ওই যে 19 সালটাকে যা গেছে কোদালটাকে তো ফিকে দিয়েছে। আর ফিকে দিতে একবার দিই আর 5টা কিলি ফিরে মারতে যাচ্ছে। ও এখানে আসছিল, এসে বাড়িতে ভোটের জন্য বলতে আসছিল। এসে নানা রকম উল্টোপাল্টা কথাবার্তা, নানা রকম মানে গালাগালি, उल्टो-पल्टा गाला-गाली नाना रकम विषय नहीं है। लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर आई, यहाँ पर लोगों को प्रोवोक किया कि आखिरकार कौन यहाँ पर रहता है, समर्थक कौन है बीजेपी का। और उसके बाद हंगामा शुरू हो गया, कोई नहीं मिला तो गर्भवती महिला के साथ बदसलूकी की। आप ना के मेरे চেক তো আমাকে বলবেন, জানাবেন কি হয়েছে। আমি ঠিক রানছিলাম, আমাকে মানে ওই সাইড দিকে গেছে আমি দেখিনি। আমাকে মানে নানা রকম ভাষায় মানে গালাগালি পেয়েছে। সুজাতা
সুজাতা মণ্ডল মানে আমাকে বলছে মাসিমা কাউকে দেখেছে, আমি বলছি না আমি কাউকে দেখিনি, যেতে এটা দিয়ে। ये देखिए इस महिला का सर फट गया है इस पथराव में। जो महिलाएं हैं यहाँ पर जो विरोध कर रही थी कि किसी तरीके से सुजाता मंडल यहाँ से जाएं, तब इनको पत्थर मारे। किसने पत्थर मारा है आपको? के पाथर मेरे সুজাতা মণ্ডল মেরেছে। ওই এসে সব হামলা করছিল, আমরা তো ভালোভাবে ভোট দিচ্ছি আর দিচ্ছি, এসে হামলা করে আমাদেরকে মারধর করে চলে গেল সব। सुजाता मंडल कौन है ये आपको बता देता हूं। सुजाता मंडल कुछ महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थी। सुजाता मंडल के पति सौमित्र खान बीजेपी के एमपी हैं। अब ममता बनर्जी ने सुजाता मंडल को अपनी पार्टी से टिकट दिया, आरामबाग से मैदान में उतारा। गांव वाले कह रहे हैं कि सुजाता मंडल ने उन पर हमला करवाया, लेकिन सुजाता मंडल की बात अगर सुने, वो कह रही है ये सब बीजेपी की चाल है। बीजेपी के लोग तृणमूल कांग्रेस के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। এইসব মহিলাগুলোকে তাদেরকে রাতারাতি ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে তাদের গায়ের কাপড় খুলে নিয়ে তাদেরকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কারণ এই মহিলাগুলো সবাই মমতা ব্যানার্জির ফ্যান, তারা সবাই জোড়া ফুলকে ভালোবাসে, মমতা দিকে ভালোবাসে, তাদের ভোট নিশ্চিত আমার দিকে যাবে সেটা বুঝতে পেরে বিজেপি দুষ্কৃতীরা মাথায় ফেটি বেঁধে কপালে তিলক বেঁধে তাদের উপর চরম অত্যাচার করেছে। আজকে আমি আসার সাথে সাথে তারা আমার সাথে ভোট দেওয়ার জন্য সাহস করে বেরিয়ে পড়েছে, নইলে আমার এই পুরো মহল্লার ভোটটা বিজেপি জবরদখল করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। जाहिर है तृणमूल कांग्रेस ने सुजाता मंडल को बैक किया। डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, शिकायत की। ममता बनर्जी ने भी कहा कि सुजाता मंडल के साथ ज्यादती हुई है। ममता का दावा है कि सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद भी 7 लोग की हत्या हुई है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता ने लोगों से अपील की कि वो जुल्म ज्यादती का खुलकर जवाब दें, कड़ा जवाब दें। ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের 4 জন মার্ডার হয়েছে। আর আজকে তোমাদের জন্য বিজেপির গুন্ডারা বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। উইথ ফুল এভিডেন্স আই এম টেলিং ইউ, ইট ইজ নট দ্যাট অনলি আই এম টেলিং ইউ, অল দ্য প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া ইজ অলসো শোয়িং দ্য থিংস। প্রেস মিডিয়া তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। তুমি নাজমুল আমার ক্যান্ডিডেট খানাকুলে, তাকে তোমরা মেরেছো। শওকত মোল্লাকে বলছে সে একটা এমএলএ ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট, তাকে বলছে বুথে ঘুষনে নেই দেंगे, খালি বিজেপি কো দেंगे। চালাকি হচ্ছে, এটা চালাকি হচ্ছে। আমি মা ভাই বোনেদের বলবো জোট বাঁধুন, তৈরি হন। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। ममता बनर्जी बार बार लोगों से कह रही है डरिए मत। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान 7 लोग की हत्या हुई, उनमें से 4 उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब बाकी 3 कौन थे, ममता ने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि बाकी 3 बीजेपी से जुड़े थे। हुगली के तारकेश्वर में भी खूब बवाल बचा, झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। एक बीजेपी कार्यकर्ता का घर और दुकान तोड़ दी गई। तारकेश्वर से बीजेपी ने राज्यसभा के फॉर्मर एमपी स्वपन दास गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है। स्वपन ने आरोप लगाया कि पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी पर उतारू हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें हावड़ा जिले के उलूबेड़िया से आई, लेकिन यहां माजरा उल्टा था। उलूबेड़िया में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बीजेपी के सपोर्टर्स ने ममता की पार्टी के उम्मीदवार के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। हालत ये हो गई कि ममता की पार्टी के लोगों को इस इलाके से वापस लौटना पड़ा। उलूबेड़िया को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। यहां 42% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उलूबेड़िया में तृणमूल कांग्रेस के लोगों की गुंडागर्दी का आलम यह है कि आज तृणमूल कांग्रेस के एक छोटे से वर्कर ने दक्षिण उलूबेड़िया से बीजेपी के उम्मीदवार
पापिया अधिकारी को सड़क पर सरेआम पुलिस के सामने थप्पड़ मार दिया। पापिया अधिकारी उलूबेड़िया की हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता को देखने हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल में भी ममता की पार्टी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता टकराए। दोनों पक्षों में झगड़ा होने लगा और इसी दौरान पापिया अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर ने थप्पड़ मारा। हुगली में बीजेपी वर्कर की मां का मर्डर हुआ। दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। दक्षिण 24 परगना जिले के विष्णुपुर सीट के आम गच्छिया के एक बूथ पर बीजेपी एजेंट की पिटाई हुई। यहां भी आरोप टीएमसी पर लगा। इस इलाके में हमारे संवाददाता अमित पालित और कैमरा पर्सन चंद्रभान थे और इस वक्त अमित पालित हमारे साथ हैं। अमित, आप भी बंगला समझते हैं और ये लोग जो लोग बातें कह रहे थे, क्या इसका लबो लबाब है, जिस्ट क्या है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए रजत जी, जब हम पहुंचे विष्णुपुर के 139 नंबर बूथ पर, हमें पता लगा कि वहां पर जो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर हमने उनसे बात की लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही थी। हमने उनके जो सहयोगी थे उनसे पूछा कि आखिरकार क्या हुआ है, तो उन्होंने हमें फोन पर उनसे बात कराई। फोन पर उन्होंने कहा कि कल रात को धमकी दी गई थी, आज सुबह भी धमकी दी गई, उनके भाई को आके मारा गया, उसके बाद उनको भी मारा गया और इसके चक्कर में कि कई परिवार पूरा इसके चपेट में ना आ जाए, उन्होंने खुद को आइसोलेट करके घर के अंदर बंद कर लिया। हमने उन्हें कहा कि हमसे आप मिल लीजिए, हम आपसे मिल लेते हैं, आके बात कर लेते हैं, तो उन्होंने बातचीत नहीं करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप आओगे मुझसे बात करने के लिए तो मेरे लिए और दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से जो वहां के बूथ के लोग थे कोई भी वहां पर पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको जो पर्ची दी जाती है वो नहीं मिल रहा था। यहां तक कि 139 नंबर बूथ पे सिर्फ टीएमसी का में बूथ नजर आया, वहां पर कोई हमें दूसरा बीजेपी के जो एजेंट्स बैठते हैं उनकी कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसके साथ वाले जो बूथ में जो उनके सहयोगी थे जिनको मारा गया था पोलिंग एजेंट को, उनका ये कहना था कि सिर्फ इस इलाके में जो इलाका पड़ता है विष्णुपुर का, उसमें बहुत सारे बूथ हैं जहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है। जहां पर भी टीएमसी की ज्यादा सपोर्टर्स हैं वहां पर अगर कम और बीजेपी के सपोर्टर्स हैं तो उनको वोट देने को नहीं मिल रहा है। 40 लोग हैं, 50 लोग वोटर्स हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है और उनको डर इस बात का है कि अगर वो वोट देने जाएंगे तो हो सकता है कि मारपीट हो, उनको मारा जाए। रजत जी, तो पूरी तरफ ये डर का माहौल है और चुनाव में ऐसा माहौल, मैंने इतने इलेक्शंस देखे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्शन कवर किया, ऐसा माहौल कहीं देखने को नहीं मिलता। तो अमित पालित, मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आंखें खोल दी हैं लोगों की, लेकिन अभी अब बहुत लंबा रास्ता आपको तय करना है। चुनाव के कई फेज बाकी हैं, तो अपना ख्याल रखिए। आपके चेहरे आइडेंटिफाइड हैं तो जरा संभल कर रहिए और कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो तो मुझे बताइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखकर हैरानी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, टीवी के कैमरे हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, फिर भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारपीट करने से, लोगों को डराने धमकाने से बाज नहीं आ रहे। असल में मुझे लगता है ऐसी हरकतों ने बंगाल की जनता को टीएमसी से नाराज किया है। बंगाल में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो ममता बनर्जी से नाराज नहीं है। लोकल लेवल पर, गांवों में, कस्बों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का आतंक मचाया, जिस तरह की लूट खसोट की, उससे लोग बेहद नाराज हैं। शुरू में बीजेपी को डर था कि नाराज होते हुए भी कहीं लोग डरकर वोट देने ना निकले तो। ममता बनर्जी भी कहती हैं कि सेंट्रल फोर्सेस इलेक्शन के बाद चली जाएंगी, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लौट जाएंगे, लेकिन गांव वालों को तो वही रहना है। और बीजेपी को लगता था ऐसी बातें और डर पैदा करेंगी, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, अपने रिपोर्टर से बात करते हैं, तो लगता है कि लोगों की नाराजगी उनके डर से कहीं ज्यादा है। लोग हिम्मत करके बाहर निकल रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं और कई जगह बीजेपी ने भी लोगों के मन से डर निकाला है, वो इसमें सफल रही है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी का पूरे बंगाल में अच्छा खासा नेटवर्क है, उनके लोगों का खौफ भी है, उनसे लोग डरते भी हैं। अब जिन फेज में आगे इलेक्शन होंगे उनमें ममता के इन सपोर्टर्स का दबदबा और भी दिखाई देगा और यह ऐसी चीज है जिसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेने की जरूरत है। वैसे बीजेपी की पूरी कोशिश यह है कि बंगाल के लोगों के दिल से
तृणमूल कांग्रेस के खौफ को, गुंडागर्दी के डर को खत्म किया जाए। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी के बारे में ये सारी बातें कही। नरेंद्र मोदी की बात आपको सुनो, इससे पहले इंडिया टीवी के ऐप के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब आप कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी टाइम जोन में हो, इंडिया टीवी देखना आसान है। इसके लिए आप इंडिया टीवी के ऐप को डाउनलोड करें। तरीका आसान है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाएं, इंडिया टीवी ऐप सर्च करें और इसे डाउनलोड कर लें। आप इंडिया टीवी पर सारी खबरें, चुनाव की सरगर्मियां, आज की बात, आपकी अदालत, स्वामी रामदेव का योग शो, सारी खबरें इंडिया टीवी ऐप के जरिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ट्रांसमिशन साफ है, ऑडियो अच्छा है। और अब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। जिस वक्त बंगाल में तीसरे फेज की वोटिंग हो रही थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों कैंपेन के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे थे। मोदी ने आज कूच बिहार और हावड़ा में पब्लिक मीटिंग की। ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार में 2 रैलियां करके मोदी की एक एक बात का जवाब दिया। आज मोदी ने पहली बार ममता पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का इल्जाम लगाया। मोदी ने कहा कि ममता सीधे सीधे मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रही हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है, आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। दीदी, इसका मतलब ये होता है कि आप चुनाव हार रही हो। और इसके बाद मोदी ने कहा, ये तो तय है कि ममता दीदी जाने वाली है और उनकी बौखलाहट, इलेक्शन कमीशन पर उनका गुस्सा इस बात का सबूत है कि 2 मई दीदी गई। दीदी, जिस चुनाव आयोग ने 2 बार चुनाव करा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आज
आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस ईवीएम ने वाम के शासन को उखाड़ फेंकने में आपकी मदद की, बंगाल के नागरिकों की इच्छा का आदर ईवीएम मशीन खुद करता है। एक एक नागरिक की इच्छा ईवीएम में कैद होती है। आज आपको उस ईवीएम से भी समस्या होने लग गई। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। जिस केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए, दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। जिस वक्त प्रधानमंत्री कूच बिहार में थे, ममता बनर्जी अलीपुर द्वार में पब्लिक मीटिंग कर रही थी। ममता मोदी के भाषण का हर पल का अपडेट लेती है और चूंकि मोदी मंच से ममता पर कमेंट करने के लिए बार बार दीदी ओ दीदी कहते हैं, तो आज ममता ने मंच पर इसको लेकर मोदी का मजाक उड़ाया। ममता ने कहा कि मोदी बंगाल में आते हैं, मेंढक की तरह टर करते हैं, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि ये बंगाल का चुनाव है, दिल्ली का नहीं। মোদি এত দূর গেছে, প্রতি ইলেকশনের দিন আসে আর মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি, জানেন তো ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি, আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি, মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে, আমাকে যত আমি তত খুশি, তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না, না হলে তুমি কেন ভাঙাবে। ये इलेक्शन दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का लड्डू का नहीं है, ये बंगाल का चुनाव है। अगर बंगाल का चुनाव में आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारा कैंडिडेटर को सबको वोट दीजिए। हम तो अकेला जीतेंगे, लेकिन हम अकेला जीतने से नहीं होगा कि खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। और इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल के इलेक्शन को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की। ममता ने कहा अब दुनिया को भी देख लेना चाहिए कि बंगाल में केंद्र सरकार किस तरह सेंट्रल फोर्सेस के दम पर चुनाव करवा रही है। ममता ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इशारे पर बूथ कैप्चर किए जा रहे हैं। कोई सीआरपीएफ के बोल दिए जाओ जाके कैप्चर करो, जाओ जाके बूथ कैप्चर करो बीजेपी गुंडा को लेकर। आई रिक्वेस्ट ऑल माय नेशनल चैनल, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people and how they are beating the people, how they are killing the people and how they are running the election through goons and guns. ममता बनर्जी एक बहुत एग्रेसिव कैंपेनर हैं। वो बंगाल की जनता को, उनकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हैं, इसीलिए उनकी कैंपेन में इतना दम है। और एक बड़ा एडवांटेज ये है कि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स ममता के साथ एकजुट हैं और ममता के कॉन्फिडेंस का ये एक बड़ा राज है। बीजेपी भी इस बात को समझती है कि बीजेपी की लड़ाई तो 0 से शुरू होती है, जबकि ममता 30% से शुरू करती हैं। ममता के मुस्लिम वोट टूटेंगे इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि हिंदू वोटर्स को एकजुट किया जाए। और आज नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो कहा वो इसी का संकेत है। बंगाल के अलावा असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज वोटिंग हुई। असम में आखिरी राउंड में 40 सीटों पर 82% वोट डाले गए। केरल में 73%, पुडुचेरी में 80% और तमिलनाडु में करीब 72% वोटर्स ने वोट डाले। एक इंटरेस्टिंग तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई से आई,
यहां डीएम की नेता कन्निमोरी पीपी किट पहनकर वोट डालने पहुंची। कन्निमोरी कोरोना पॉजिटिव हैं। जब वोट डालने आई तो उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों के अलावा पोलिंग स्टेशन में मौजूद सभी कर्मचारियों ने पीपी किट पहना हुआ था। ये जरूरी भी था क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है उसमें एहतियात तो जरूरी है। हालांकि आज फिर से देश के कई शहरों से कोरोना को लेकर लापरवाही की तस्वीरें आई। कोरोना का कहर जारी है तो आप जानते हैं। गनीमत इतनी है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के केसेस की संख्या कल के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। कल 1,03,000 नए केस सामने आए थे, आज ये फिगर 97,000 है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और दिल्ली कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। आज दिल्ली में कोरोना के 5100 नए केस सामने आए और इस रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। केंद्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए आज एक अहम फैसला किया। अब केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। अच्छी बात यह कि कोरोना के साथ साथ देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। धीरे धीरे अब वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भरोसा पैदा हो रहा है। लोग खुद ब खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। कई शहरों में तो वैक्सीन के लिए जबरदस्त भीड़ है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि चाहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हों या फिर सीनियर सिटीजन्स हों, सभी लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए यहां पहुंचे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के सेंटर्स पर भीड़ के साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और कई बार ज्यादा भीड़ होने से मारपीट की नौबत भी आ जाती है। मध्य प्रदेश के मुरैना में यही हुआ। यहां वैक्सीन लेने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग ज्यादा थे, वैक्सीन की डोज कम पड़ गई और इस चक्कर में झगड़ा शुरू हुआ। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और लोगों को समझाया और लोग समझ भी गए। हमारे देश में कुछ लोग अब भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। कहते हैं जरा देख लें। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में 8.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब क्या देखना बाकी है? दुनिया के 84 देशों में भी भारत ने वैक्सीन सप्लाई की है। दुनिया भर में हमारी वैक्सीन के 6.5 करोड़ डोज लग चुके हैं। फिर क्या देखना बाकी है? डरने की क्या बात है? पूरी दुनिया में 155 मुल्कों में करीब 70 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। चूंकि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब तक करीब 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन यह फिगर दुनिया की आबादी का 5% भी नहीं है, बहुत कम है। हालात नॉर्मल हो इसके लिए किसी भी मुल्क में 70% लोगों को वैक्सीनेट कराना होगा। जिन देशों में 40-50% से ज्यादा लोगों की वैक्सीन लग चुकी है, वहां कोरोना के केसेस तेजी से कम हो रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल लें। अमेरिका में करीब 17 करोड़ डोज दी जा चुकी है। आधी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है और मई के आखिर तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। लेकिन भारत के लिए जो चुनौती है वो इससे कहीं बड़ी है। अमेरिका में तो कुल आबादी है 33 करोड़ की, 33 करोड़ लोग हैं वहां, और हमारे यहां अकेले उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग हैं। हमारे देश की आबादी अमेरिका से 100 करोड़ ज्यादा है। लेकिन यह भी सच है कि वैक्सीन लगाने की जो रफ्तार है और वैक्सीन लगाने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम 70 लाख लोगों को रोज वैक्सीन की डोज देने में सक्षम हैं। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग, देश की जनता का साथ सबसे जरूरी है। लोग आगे बढ़ें, जो एलिजिबल हैं वैक्सीन लगवाएं, ताकि फिर आपसे कम उम्र वालों का नंबर आए। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में लाइफ नॉर्मल हो, तो फिर वैक्सीनेशन ही इसका रास्ता खोल सकता है।
जब तक 50-60% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक मास्क लगाना जरूरी है। आज एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया कि कोरोना से बचाने में मास्क का योगदान बहुत बड़ा है और ये पूरी दुनिया में है। मुख्तार अंसारी को आखिरकार पंजाब से उत्तर प्रदेश ले आया गया है। मुख्तार के लिए यूपी की जेल में क्या इंतजाम किए गए? उत्तर प्रदेश के बाहुबली जाने माने अपराधी मुख्तार अंसारी की चर्चा आज दिन भर हुई। वजह 27 महीने के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। इस वक्त मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस जबरदस्त सुरक्षा घेरे के बीच रोपड़ से बांदा जेल लेकर जा रही है। काफिला उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी सफर लंबा है। पूरी रात यूपी पुलिस की 20 गाड़ियां मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को घेर कर चलेंगी। सब कुछ ठीक रहा तो मुख्तार अंसारी कल सुबह तक बांदा जेल पहुंच जाएगा। जेल में सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम हैं। एडिशनल पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन आज जिस वक्त मुख्तार को रोपड़ जेल से यूपी लाने की तैयारी हो रही थी, उसी वक्त मुख्तार के वाइफ अफशान अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अफशान अंसारी का कहना है कि यूपी में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। विकास दुबे की तरह उसका एनकाउंटर हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मुख्तार अंसारी को एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।